मी विजयना, वेलकम टू एस्पिरेंट्स चैनल। आज हम बायोलॉजी का मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे। इस तरह से आपके जो बाकी सब्जेक्ट्स के मॉडल पेपर हैं उनको भी वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज शॉर्ट क्वेश्चन आंसर उनको देख लेते हैं। पहले हमारे पास अगर एमसीक्यूज की बात करें, हमारे पास पहला एमसीक्यूज है इनहेल से ऑक्सीजन कंसंट्रेशन डिफर विद ईच अदर। जब भी हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं या एक्सहेल करते हैं तो उनकी जो कंसंट्रेशन है वो डिफर क्यों करती है? क्योंकि ड्यूरिंग जब इनहेलेशन होती है, एक्सहेलेशन होती है, तो हम ऑक्सीजन यूटिलाइज कर रहे हैं, उसमें हमारे डिफरेंस होता है एरोबिक रेस्पिरेशन में। नेक्स्ट है, which one of the following metabolic waste is deposited in the leaves of the tomato plant? ठीक है, टोमेटो प्लांट में किस तरह से जो वेस्ट होता है वो हमारे पास और होता है स्टोर इन फॉर्म में कैल्शियम ऑक्सलेट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इन बाइनरी फिशन ऑफ अमीबा ऑफस्प्रिंग लैक जेनेटिक वेरिएशन विकास। ठीक है, तो बाइनरी फिशन में जो जेनेटिक वेरिएशन है वो लैक क्यों करती है? क्योंकि जो वो प्रोड्यूस होते हैं वो एसेक्सुअली प्रोड्यूस होते हैं, जो सेक्सुअली प्रोड्यूस में रिकॉम्बिनेशन का प्रोसेस नहीं होगा। उसके बाद हमें सिंगल सेल प्रोटीन इन्वॉल्व एप्लीकेशन ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म एक्सट्रैक्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो किसी जो सिंगल सेल प्रोटीन की हम बात करें तो हमारे पास वायरसेस हैं, उनमें जो एप्लीकेशन है वो इन्वॉल्व नहीं होगी इसमें। नेक्स्ट, डीएनए इज वेरी डेलिकेट मॉलिक्यूल इन क्रोमोसोम इट इज सपोर्टेड बाय। तो स्पोर्ट की अगर हम बात करें तो जो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है डीएनए साइड फॉर्म में, तो वो प्रोटीन जो हिस्टोन प्रोटीन होती है उस पे रोल करता है और फिर बाद में एक हमारे पास ऑर्गेनाइज फॉर्म में सेकंड आ जाता है क्रोमोसोम्स के फॉर्म में। तो हिस्टोन उसमें क्या है, इसको एज सपोर्ट करेंगे। अपार्ट फ्रॉम द हियरिंग जो ईयर्स है वो आल्सो परफॉर्म फंक्शन ऑफ, तो वो जैसे बात करते हैं अगर फंक्शन की हियरिंग के अलावा तो वो बॉडी बैलेंस में अपना रोल प्ले करते हैं। फिर हमारे पास द हाइंड जॉइंट व्हिच अलाउज मूवमेंट इन वन प्लेस ओनली। ठीक है, तो अगर हाइंड जॉइंट की बात करें तो सिर्फ वन प्लेस में ही मूवमेंट कर रहा होता है, तो वो हमारे पास नहीं आएगा। उसके बाद कैसी करना है पैराथाइरोइड। ठीक है, तो ये कैलिब्रेशन में वर्क करके कौन सा जो है हमारे पास पैराथाइरोइड से हार्मोन्स हैं किस तरह से वो रेगुलेट कर रहे होते हैं, वो कैल्शियम का जो लेवल होता है ब्लड के अंदर उसको रेगुलेट करते हैं। उसके बाद है हमारे पास अप्लाइंग योर नॉलेज ऑफ द इनहेरिटेंस इन पॉइंट द करेक्ट जीनोटाइप ऑफ द टू ब्रीडिंग राउंड शेप पे प्लांट। अभी आपने इनहेरिटेंस का टॉपिक पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कि हमारे पास डोमिनेंट है, एक हमने एग्जांपल जो देखी है राउंड शेप, ठीक है, और हमारे पास रिंगल शेप थी प्लांट सीड प्लांट्स। तो अगर हम राउंड शेप की बात करें तो हमने जो डिस्कस की थी एग्जांपल वो है हमारे पास आर डोमिनेंट और जो हमारे पास सेकंड है वो आर, ठीक है, स्मॉल लेटर। दिस इज द रिसेसिव, दिस इज द डोमिनेंट। तो ये हमारे पास राउंड है, ये हमारे पास क्या है रिसेसिव है या रिंगल शेप है। तो अगर हम एक ट्रू ब्रीडिंग की बात करें तो जब भी हमारे पास जो कैपिटल जो डोमिनेंट लेटर्स होंगे, डोमिनेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, तो हमारे पास क्या होगी, ट्रू ब्रीडिंग होगी। ठीक है, इसमें भी हमारे पास क्या है एक आ रही है, हमारे पास क्या है ट्रू ब्रीडिंग है, लेकिन ये जो है हमारे पास इसमें हेटेरोजाइगस है। व्हाट इज द डोमिनेंट एंड वन इज रिसेसिव, लेकिन क्योंकि एक डोमिनेंट एलिमेंट प्रेजेंट है तो इसका जो हम अगर शेप की बात करते हैं हमारे पास राउंड शेप होंगे। उसके बाद है हमारे पास जो हमारे पास ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरसेस है वो जो कॉज करते हैं इम्यूनोडेफिशिएंसी, तो उसमें किस तरह से ह्यूमन बीइंग्स को अफेक्ट करता है, उसमें बीइंग्स को अफेक्ट करता है, व्हाइट ब्लड सेल्स को, रेड ब्लड सेल्स को, ये किसको। ठीक है, तो उसमें राइट ऑप्शन है हमारे पास जो व्हाइट ब्लड सेल्स का नंबर है उनको कम कर देता है। नेक्स्ट फंक्शन ऑफ फंजाई इन एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में अगर हम फंजाई की बात करें तो क्या करता है, वो रिटर्न करता है न्यूट्रिएंट्स टू द एनवायरनमेंट। ठीक है, क्योंकि इसके डिकम्पोजिशन में क्या है इंपॉर्टेंट रोल है। इफ अ पेशेंट has severe throat infection with the following type of medicine is required, तो उसको हम क्या देंगे एंटीबायोटिक्स वगैरह वैक्सीन नहीं देंगे बल्कि क्या देंगे एंटीबायोटिक्स देंगे। उसके बाद हमारे पास चार क्वेश्चन आंसर सीखे। इसी तरह से आपके जो न्यू पैटर्न ऑफ पेपर है कि आपको दो क्वेश्चन दिए जाएंगे, सब क्वेश्चन के जो है मार्क्स इक्वल हैं, उन दो क्वेश्चन में से इस पार्ट आपने एक सॉल्व करना है। तो अगर हम पहले देखें क्वेश्चन व्हाट आर द मेन इफेक्ट्स ऑफ द एयर पोल्यूशन ऑफ द एनवायरनमेंट। एयर पोल्यूशन की अगर हम बात करें तो ह्यूमन के ऊपर बहुत ज़्यादा डिफरेंट इफेक्ट्स हैं इनके, लेकिन यहाँ पे जो हम दो डिस्कस करेंगे थ्री मेन, वो हम उनकी हेल्थ, इकोसिस्टम और क्लाइमेट चेंज पे करेंगे। तो अब इस तरह से जो इसका आंसर है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप उसको लिख सकते हैं। ह्यूमन हेल्थ पे अगर हम देखेंगे जो हम पोल्यूशन होती है एयर पोल्यूटेड से वो एयर में जाते हैं, जिसमें हमारे पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ओजोन है, वो डाइऑर्गेनिक कंपाउंड है जो बहुत सारी रेस्पिरेटरी इलनेस कॉज करते हैं। इकोसिस्टम की बात करें क्योंकि वो जो वाइल्ड हैबिटेट को अफेक्ट करेंगे, वाटर क्वालिटी को अफेक्ट करेंगे, फूड चेन है उसको अफेक्ट करेंगे। इस तरह से जिस तरह वाटर बॉडी अफेक्ट होगी तो वहाँ की जो डेटिक लाइफ है बर्ड से वो भी अफेक्ट होगी। क्लाइमेट चेंज को किस तरह से करेंगे, हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, वो जो क्लाइमेट चेंज के अफेक्ट करेंगे।
गैसेस को ट्रैप कर रही है, जिससे हमें जो ग्लोबल वार्मिंग हमारा जो मेजर कॉज है वो हो रही है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें हमारे पास राइट ऑफ की पॉइंट ऑफ थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन क्या है, उसका की पॉइंट्स को डिस्कस करना है। पहले आप नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी को डिस्कस करें, उसके बाद जो उसके पार्ट्स हैं या की पॉइंट्स होते हैं। पहली बात है वेरिएशन। अकॉर्डिंग टू नेचुरल सिलेक्शन क्या है कि जब भी किसी ऑर्गेनिज्म में उनके जीन में वेरिएशन नहीं होगी तो वो सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। उसके बाद हमारे पास ओवर प्रोडक्शन ऑर्गेनिजम्स को ओवर प्रोड्यूस होना ही चाहिए, क्योंकि अगर उन्होंने किसी चीज़ के लिए कम्पीट करना है टू गेन समथिंग फॉर देयर सर्वाइवल, तो उनका जो नंबर है कंपटीशन लिमिटेड रिसोर्सेज के नंबर क्या है ज़्यादा। उसके बाद डिफरेंशियल सर्वाइवल एंड प्रोडक्शन। अगर उनके जीन में चेंजेस होंगी, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, सर्वाइव कर सकेंगे किसी इन्वायरमेंट में। अगर कोई लिमिटेड रिसोर्सेज है तो कोई एक ही जाके न्यू इन्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग रहेगा, उसके जीन मॉडिफाई करेंगे। एडाप्टेशन ये क्या है, जो एनवायरमेंट पॉपुलेशंस होती हैं न्यू एनवायरमेंट पे, वो इंडिविजुअल जो है वो ट्रेड्स खुद को इनहेरिट कर लेते हैं और वहाँ के फिट हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डिसेंडेंट मॉडिफिकेशन। जिस तरह से जनरेशन प्रोड्यूस हो रही है, तो नेचुरल सिलेक्शन जो है उनकी डाइवर्सिटी में क्या कर रहा है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। जिस वजह से जो सारे जो नए उनके पास जीन्स हैं वो क्या होते हैं, एक्यूमुलेट कर लेते हैं। इसी तरह से वो फिर जीन्स क्या होते हैं हम जनरेशन टू जनरेशन मूव करते हैं, नेक्स्ट स्पीशीज होती है उनकी सर्वाइवल में रोल प्ले करती हैं। नेक्स्ट है प्लांट कैन बी कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटी ऑफ वाटर एंड सॉइल, ठीक है। हमने ये हमारे पास प्लांट है, ये है हमारे पास है कैक्टाई, ठीक है। हमें इसका क्या बताना है, ग्रुप बताना है और बतानी है इसकी अडॉप्टेशन। तो अगर हम इसके ग्रुप बताएं तो ये हमारे पास क्या है, सकुलेंट प्लांट्स हैं। इनके जो लीव एंड स्टेम्स होते हैं उनकी क्या होते हैं, सकुलेंट होते हैं। ताकि और ये अगर हैबिटेट की बात करें तो ये आप हॉट एनवायरनमेंट लिख सकते हैं, डिजर्ट्स लिख सकते हैं, ठीक है, डेजर्ट्स वगैरह में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है कि कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि जो पॉसिबल बनाते हैं कि हॉट एनवायरनमेंट में डेजर्ट्स वगैरह में क्या सर्वाइव कर सके। तो क्योंकि हमारे पास हमने बात की थी कैक्टा ये सकुलेंट्स हैं, इनके पास जो लीव्स कहते हैं उनसे लोग वाटर को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। इनके अंदर जो लीव्स होते हैं या तो वो रिड्यूस फॉर्म में होते हैं या फिर होते नहीं है, ताकि जो वाटर का लॉस है वो ना हो सके, ठीक है, थ्रू एवापोरेशन। उसके बाद इनके जो रूट सिस्टम है वो शैलो होता है, वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जर्व करता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो इनकी जो स्टेम्स होती हैं वो क्या होती हैं, वैक्सी स्टेम्स होती हैं, ताकि जो वाटर की रिडक्शन है वो प्रेशर है उसको कम कर सकें। और अडाप्टेशन में अगर हम देखें तो ये कार्निवोरस होते हैं, जो अपने न्यूट्रिएंट इनकी रिक्वायरमेंट होती है उसको एज ए कार्निवोरस बिहेवियर से कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट है कंप्लीट टेबल बिलो द एसोसिएटेड अडाप्टेशन। तो आपके पास कुछ कैरेक्टर्स हैं, आपने बताना है कि वो पॉलिनेटेड फ्लावर, इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर में किस तरह से खुद को मॉडिफाई करते हैं या किस तरह से होने चाहिए। अगर कलर की बात करें तो अगर किसी इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर को चाहिए तो जाहिर सी बात है उसका कलर होना चाहिए, ब्राइट होना चाहिए। लेकिन विड पॉलिनेटेड फ्लावर की बात करें तो उनके कलर डिपेंड नहीं करता, वो डल भी होंगे, लेकिन उनके क्योंकि उन्होंने क्या करना है, मूव करना है बाय द विंड, उनके कलर पे डिपेंडेंस नहीं है। नेक्स्ट है स्टिग्मा एंड स्टेमन एंड स्टिग्मा, ठीक है। तो इस इंसेक्ट जो पॉलिनेटेड पोजीशन में आना चाहिए तो वो पोलन्स आके उस पे एक्ट करे या कांटेक्ट कर सके। लेकिन विड पॉलिनेटेड बात करें तो वो ज़्यादा एक्सपोज ही होते हैं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ विंड से क्या होना, एक्सपोज ही होना होता है। पोलन ग्रेन्स की बात करें तो हमारे पास जो इंसेक्ट हमारे पास है पॉलिनेटेड, उनमें हमारे पास ये लार्ज होते हैं, स्टिकी होते हैं, ताकि इंसेक्ट की बॉडी के साथ चिपक सके पोलन से। लेकिन हमारे पास जब विंड पॉलिनेटेड की बात आती है तो सिर्फ लाइट वेट होना चाहिए, क्योंकि लाइट वेट होंगे तो वो विंड से इजीली कैरी हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास हमारी डायग्राम है, आपने बताना है कि कौन सा वेजिटेटिव प्रोपगेशन है इसमें और इसका ग्रुप कौन सा, ठीक है। नेक्स्ट टाइप ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन एंटी एग्जांपल। तो अगर हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन की बात करें तो इसमें हमारे पास पहले हम देख लेते हैं, दिस इज द रिजोम वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है। और एग्जांपल अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्या है, जिजेटी, ठीक है। लेबल दी पार्ट्स को भी लेबल करना है। अगर हम इसके पार्ट्स को लेबल करें तो जो डी हमारे पास ये क्या है, हमारे पास नोड्स, सी क्या है बर्ड, ये हमारे पास है स्केलिंग्स, और ए हमारे पास क्या है, इंटरलोब। इस तरह से आपने इस डायग्राम को लेबल करना था, ठीक है। उसके बाद हमने प्रोपगेशन कौन सी है, रिजोम प्रोपगेशन एग्जांपल हम जितने भी लेंगे, और फ्रॉम विच पार्ट द शूट एंड रूट ऑफ द न्यू प्लांट अराइव, ठीक है। तो कौन से जो हैं इसमें हमने बताना है कि जो शूट एंड रूट है
न्यू प्लांट को किससे अराइज करती है, तो वो करती है फ्रॉम दी बर्ड। ठीक है, ये आपके इसके आंसर हैं। नेक्स्ट आपने अगर हम देखें हमारे पास है हाउ डज एड्रिनल ग्लैंड हेल्प टू कोप इन द इमरजेंसी सिचुएशन। इमरजेंसी सिचुएशंस में कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं, हमने हार्मोन का टॉपिक भी इसको देखा था। उसके बाद अगर हम देखें तो लेकिन यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, उसको कोप करने के लिए हमारे पास दो तरह के हार्मोन रिलीज होते हैं, हमारे एड्रेनलिन जिसे एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं, हमारे कॉर्टिसोल। क्या होता है कि जब भी कोई ट्रिगर हो या आपकी इस तरह से रिस्पॉन्स हो इमरजेंसी द्वारा, जो आपकी जो हार्ट रेट है उसको इंक्रीज कर देता है, जो एयर वेजल्स है उनको डायलेट करता है, ग्लूकोज का जो है मोबिलाइज कर जो बचता है बॉडी को ग्लूकोज की जरूरत हो, ताकि वो क्विकली किसी भी इमरजेंसी रिस्पॉन्स में खुद को सामने रख सके, जल्दी रिस्पॉन्स कर सके। उसमें फिर क्या होता है कि जो आपके जो बाकी प्रोसेस होते हैं जिसमें आपकी डाइजेशन होगी, इम्यून सिस्टम होगा, वो ये प्रोसेस थोड़े कम हो जाते हैं। ठीक है, उनका फंक्शन कम हो जाता है और बाकी जो फंक्शन हैं जिनको नीड होती है इमरजेंसी में रिस्पॉन्ड करने की, उनका फंक्शन इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम देखें हमारे पास है स्टेट द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द सिगरेट स्मोक ऑन द लंग्स एंड द सर्कुलेटरी सिस्टम। लंग्स के ऊपर कौन कौन से आपने दो इफेक्ट्स लिखने हैं और उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम के। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास लंग कैंसर भी हो सकता है। ठीक है, जो टिश्यूज होते हैं वो एबनॉर्मलिटी उनकी जो डिवीजन होती है वो कंट्रोल में होती है, वो डिवाइड करते रहते हैं, करते रहते हैं और एक मैस ऑफ सेल्स बना लेते हैं। ठीक है, क्योंकि सिगरेट के अंदर कार्सिनोजेनिक होते हैं तो वो लंग्स को करते हैं डैमेज, इसकी वजह से ये डेवलपमेंट हो सकती है। दूसरा हमारे पास है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, जिसमें अगर हम बात करें हमारे पास क्रोनिक ब्रोंकाइटिस एम्फीसिया वगैरह, जिसमें ब्रीथिंग के तौर पर डिफिकल्टी आती है। उसका सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास हाई ब्लड प्रेशर, उसके बाद जो हार्ट अटैक है उसके रिस्क को इंक्रीज कर देता है और दूसरा क्या है एथेरोस्क्लेरोसिस। ठीक है, स्मोक सिगरेट की अगर बात करें तो इसमें कार्सिनोजेनिक्स होते हैं, टॉक्सिन्स होते हैं जो ब्लड वेसल्स को भी क्या करते हैं डैमेज करते हैं, इस वजह से जो आर्टरीज होती है वो हार्डन और नैरो होती है। उसके बाद हाई ब्लड प्रेशर की बात करें तो वो आपका हार्ट रेट होता है उसको इंक्रीज कर देता है और जो ब्लड वेसल्स होती है उनको कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज करने शुरू हो जाता है। इंक्रीज रिस्क ऑफ द हार्ट रेट एंड स्ट्रोक, तो जो आपका हार्ट स्ट्रोक है या हार्ट अटैक है उसमें भी कहता है क्योंकि जो कोरोनरी आर्टरीज होती हैं उनकी वो ब्लॉकेज कर देता है, ये जो टॉक्सिन होते हैं कार्सिनोजेनिक होते हैं, इस वजह से इसमें वहां पे इस तरह की डिजीज का हो सकती है। नेक्स्ट डिफरेंशिएट बिटवीन द क्रॉस सेक्शनल व्यू ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड विद रिफरेंस टू द व्हाइट एंड ग्रे मैटर। तो हमें दोनों को डिस्कस करना है। ठीक है, पहले आप ग्रे मैटर देखें। ग्रे मैटर में अगर देखें तो हमारे पास जो ब्रेन होता है वो ऑक्टल लेयर में प्रिडोमिनेटली करता है और स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो एच शेप बनाता है। ठीक है, क्योंकि उसमें न्यूरल बॉडीज होती है, डेंड्रिट्स होते हैं, माइलेटेड एक्सॉन वगैरह होते हैं। व्हाइट मैटर की बात करें तो ब्रेन में व्हाइट मैटर उससे भी ज़्यादा डीपर होता है जो ग्रे मैटर, उसमें ज़्यादा हमारे पास माइलेटेड एक्सॉन होते हैं जो व्हाइट कलर के अपीयरेंस दे देते हैं, जो उनका लिपिड कंटेंट होता है वो ज़्यादा होता है। उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड देखें तो व्हाइट मैटर होता है वो ग्रे मैटर स्ट्रॉन्ग किया होता है, कंसिस्ट किया होता है इसमें असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों माइलेटेड एक्सॉन्स को। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एक डायग्राम है जिसमें इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन है। आपको बताना है कि कौन सा जो है वाइट डायग्राम वो इनहेलेशन की और कौन सी एक्सहेलेशन की है। ठीक है, एक्सपोजर आल्सो विद द रीजन। ठीक है, डायग्राम बी को अगर हम देखें पहले सॉरी ए को, ठीक है ये बी है, दिस इज ए। अगर आप ए को देखो तो इसमें हमारे जो रिब्स हैं वो क्या है आउटवर्ड मूव कर रही है, लेकिन जो डायफ्राम है वो मूव डाउनवर्ड। इसकी जो है ये डाउनवर्ड है, रिब्स आउटवर्ड है, तो यहाँ से जो प्रोसेस हो रहा है वो कौन सी हो रही है इनहेलेशन। ठीक है, सेकंड अगर हम देखें तो जो डायफ्राम है वो अपवर्ड है लेकिन जो रिब्स है वो इनवर्ड है, तो यहाँ पे क्या हो रही है एक्सहेलेशन। ठीक है, तो डायग्राम में अगर हम देखें तो पहले वाली डायग्राम हमारे पास इनहेलेशन की, सेकंड वाली एक्सहेलेशन की। तो जो आंसर हमें स्कोर करना है कि ये इनहेलेशन क्यों हम दो से कर सकते हैं, रिब्स और डायफ्राम की मूवमेंट से। अगर रिब्स आपकी आउटवर्ड मूव कर रही हैं, ठीक है, तो ये इनहेलेशन होगी और जो डायफ्राम है वो डाउनवर्ड। इसी तरह से अगर आप एक्सहेलेशन की बात करें तो डायफ्राम है वो अपवर्ड मूव कर रहा है और जो रिब्स है आपकी वो इनवर्ड। ठीक है, तो ये दो रीजन आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट डायग्राम में क्या है, मेंशन द नेम ऑफ द मसल्स ऑफ द ए एंड बी। ठीक है, तो डायग्राम में अगर हम देखें तो वहां पर ये बाइसेप्स है, ट्राइसेप्स है। तो ये जो ऊपर है हमारे पास इसको मैं लिख दूंगा यहाँ पर क्या बाइसेप सीधी ट्राइसेप। ठीक
ठीक है। उसे बताना है कि जो बाइसेप्स और ट्राइसेप्स हैं वो किस तरह से मिलके जो मूवमेंट है एल्बो की वो क्या कर रहे हैं, कॉज कर रही है, कौन किस तरह से जो आप मसल्स हैं वो कौन से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो उसमें अगर हम देखें तो दोनों हमारे बाइसेप्स और ट्राइसेप्स हैं, दोनों मिलके ये फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। किस तरह से करते हैं दोनों को डिस्कस करते हैं। बाइसेप अगर हम बात करें, बाइसेप बनाएंगे तो ये एंटीरियर साइड के ऊपर आपके प्रेजेंट होते हैं और जो एल्बो जॉइंट होता है उसकी फ्लेक्सिंग मूवमेंट रिस्पांसिबल होता है। ट्राइसेप की बात करें तो वो एल्बो जॉइंट को क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं, जो आर्म को स्ट्रेटन कर देती है। उसकी कोऑर्डिनेशन और मूवमेंट की बात अगर हम करें तो किस तरह से कोऑर्डिनेट करते हैं। जब भी एल्बो जॉइंट होता है वो मूवमेंट हम इनिशिएट करें तो बेंड करना चाहिए एल्बो को, तो बाइसेप्स क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और ट्राइसेप्स क्या करेंगे, रिलैक्स करेंगे। और इस कंजंक्शन में क्या हो जाएगा, जो बाइसेप्स है उनकी फ्लेक्शन हो जाएगी एल्बो की और वो जो फॉर्म आर्म है उसको मूव कर देते हैं वर्टी का तरफ, तो हमें निकल जाएगी, बेंड हो जाएगी। और अगर उसी को उलट हम कर दें कि आपने आर्म को स्ट्रेटन करना है, आफ्टर लिफ्टिंग एंड आप जिस तरह दिखा देंगे, तो ट्राइसेप वहां पे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और बाइसेप्स रिलैक्स करेंगे और इस वजह से जो आपकी एल्बो का जॉइंट है वो क्या हो जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा। यहाँ आप करेंगे उसकी एक्सटेंशन हो जाएगी, तो आर्म कर जाएगी स्ट्रेट। नेक्स्ट इज द डीएनए जेनेटिक मटेरियल दैट हैज इंस्ट्रक्शन टू फंक्शन ऑल द थिंग्स, ठीक है। तो डीएनए के अंदर सारी इंफॉर्मेशन होती है जिससे उसने क्या बनाना होता है, मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनती है, प्रोटीन आगे क्या करते हैं, डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करती हैं। तो ये हमारे पास एक डायग्राम है जिससे प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर ये हमारे पास क्या है, डीएनए, क्योंकि आपने इन पार्ट्स को लेबल भी करना है, ठीक है। यहाँ पर डीएनए और डी हमारे पास क्या है, मैसेंजर आरएनए, और जिस प्रोसेस से ये हो रहे हैं डीएनए कन्वर्ट हो रहा है मैसेंजर आरएनए, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। अब ये मैसेंजर आरएनए है वो मूव किया है, ठीक है, इनटू द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में से, ठीक है, तो ये इसने क्या बनाया है, प्रोटीन, प्रोटीन की पॉलीपेप्टाइड चेन। और ये जो प्रोसेस हो रहा है ये कौन सा हो रहा है, ट्रांसलेशन, ठीक है। तो जो हमारे पास पार्ट्स है ए बी एंड सी उनको भी हमने लेबल कर लिया, उसका जो प्रोसेस है हमारे पास, ये जो हमारे पास है बनना इसका, सॉरी ई था ये प्रोसेस, ठीक है। सी हमारे पास क्या है, प्रोटीन। तो जो प्रोसेस है हमारे पास, वन इज द ट्रांसक्रिप्शन फ्रॉम डीएनए टू आरएनए, ठीक है, और आर से मैसेंजर आर से जो प्रोटीन बनी है वो किस प्रोसेस से बनी है, तो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। नेक्स्ट अगर हम देखें, आपने लेबल करना था जिसमें आपको पॉसिबल जो है जीरो टाइप ऑफ ब्लड, ठीक है। ब्लड ग्रुप ए की अगर हम बात करें तो उसकी जो पॉसिबल जीरो टाइप्स हो सकती है हमारे पास ए एंड ए हो सकती है, ए बी की बात करें तो ए बी हो, हमारे पास इसमें कोई एंटीजेंस नहीं होते, ठीक है। रिलेशनशिप बताना था, में हमारे पास क्या है, डोमिनेंट फॉर्म में, ये कोडोमिनेंट फॉर्म में, ए बी और दोनों कोडोमिनेंस में होते हैं। ओ की बात करें तो ये रिसेसिव होते हैं टू द ए एंड बी दोनों, ठीक है, क्योंकि इसके पास जो एंटीजेंस है वो दोनों ए एंड बी की क्या है, रिसेसिव है। उसके बाद अगर हम देखें हमारे पास फ्लो डायग्राम है एनारोबिक रेस्पिरेशन की, इसमें हमें आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे कौन से प्रोसेसेस हो रहे हैं। तो ये जो हमारे पास पहला प्रोसेस हो रहा है अगर हम देखें तो ये हमारे पास हो रहा है ग्लाइकोलाइसिस, तो क्या है यहाँ पे हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है, ए। उसके बाद ग्लाइकोलाइसिस के बाद बताते हैं कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो जा रहा है हमारे पास पायरुवेट वो किस तरह से कन्वर्ट होगा। अगर हम देखें तो हमारे पास एक हो रही होती है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, और दूसरी होती है हमारे पास अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अब इसमें जो हमारे पास प्रोडक्ट्स अगर हम देखें तो लैक्टिक एसिड में हमारे पास बन रहा होता है लैक्टेट, इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास बना होता है एथाइल अल्कोहल और वाटर, ठीक है। तो हमारे पास जो प्रोसेसेस हैं ए बी एंड सी उनको भी हमने देख लिया, वन इज ग्लाइकोलाइसिस, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, एंड मेंशन द प्रोडक्ट्स वन एंड, ठीक है। जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में लैक्टेट एंड अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में एथाइल अल्कोहल एंड वाटर, ठीक है। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ वाइट 4 क्लाउड द पिंक फ्लावर, तो आपने बताना है व्हाट वुड बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस वाइट एंड पिंक फ्लावर्स, ठीक है। जब भी आप व्हाइट फ्लावर जो हमारे पास है जीनोटाइप अगर हम देखें इट विल रिसेसिव आर, ठीक है, वो जो पिंक फ्लावर से कहता है जो हमारे पास क्या है, हेटेरोजाइगस कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, ठीक है। तो जो ऑफस्प्रिंग है वो किस तरह से प्रोड्यूस होगी और उनकी कितनी प्रोबेबिलिटी होगी। जब भी हम व्हाइट को पिंक से करेंगे तो जो हमारे पास पिंक फ्लावर होंगे वो भी हमारे पास 50% आएंगे एग्जिबिट करेंगे,
और जो अगर हम बात करें इसकी होमोजाइगस की तो वो भी हमारे पास कितने आएंगे 50%। तो अगर आप इसका यूनिट स्केल अगर बनाए तो हमारे पास है R, 1 is the R and 1 is the R, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें हमारे पास कितने हैं 1 is the R, 1 is the R, तो दोनों हमारे पास जो है वाइट भी वो कितने हैं 50% और जो हमारे पास पिंक है वो भी कितने हैं 50%। तो अगर हम दोनों की प्रोबेबिलिटी की बात करें तो क्या है हमारे पास इट विल बी 50% फॉर बोथ पिंक फ्लावर एंड व्हाइट फ्लावर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास रिलेट द डायग्राम ए एंड बी विद स्पेसिफिक डिसऑर्डर। आई डिसऑर्डर से हमें बताने हैं। अगर पहले हम डायग्राम में देखें तो हमारे पास ये है माइनोपिया भी, ठीक है। और इसके अगर हम बात करें तो इसका जो है हमारे पास बाइट है हाइपरमेट्रोपिया। तो इन डायग्राम्स को आप दोनों ने मेंशन करते हैं कि कौन सी डायग्राम है विद स्पेसिफिक आई डिसऑर्डर recognize the cause of the eyesight problem of grandmother if she is unable to read the newspaper. If a grandmother is unable to read the newspaper तो उसमें कौन सी जो हमारे पास eyesight problems हो सकती हैं। तो मेजरली अगर हम देखें तो इसकी जो भी प्रॉब्लम्स होंगी वो हमारी उसकी एज के रिलेटेड होंगी, ठीक है। एज के रिलेटेड देखें तो हम क्या कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं जब जो आई होती है लेंस वो क्लाउडी हो जाती है, विजन ब्लर हो जाती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है प्रेसोपिया जो कॉमनली एज रिलेटेड कंडीशन है जिसमें जब आप फोकस करते हैं ना तो जो आपकी आईज है वो फ्लेक्सिबिलिटी लॉस कर देती है और आपको फोकस करने में क्या होता है डिफरेंट होती है, डिफिकल्टी होती है। नेक्स्ट है हमारे पास सीज का सजेस्ट द लेंस टू रेक्टिफाई दिस प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम को हमें खत्म करना तो कोई लेंस रेक्टिफाई करे। तो अगर हम देखें तो उसको बोली तो उसे क्या करना चाहिए ग्रैंडमदर को कि शी कैन वियर द रीडिंग ग्लासेस, ठीक है, या फिर मल्टीफोकल जो लेंसेज होते हैं उनको करे ताकि उसकी जो विजन है वो फोकस रहे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट वुड बी द डिफरेंस इन द कंपोजिशन ऑफ द डायलिसिस फ्लूइड ब्लू बिफोर एंड आफ्टर डायलिसिस। बिफोर एंड आफ्टर डायलिसिस की अगर हम बात करें तो इनमें किस तरह से डिफरेंस होगा, ठीक है। तो अगर हम डायलिसिस से पहले जो फ्लूइड देखें तो उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, ठीक है, जो नॉर्मल हमारा ब्लड प्लाज्मा होता है ना उसके अकॉर्डिंगली उसमें ग्लूकोज होती है, डेक्सट्रोज प्रेजेंट होता है और वेस्ट प्रोडक्ट यूरिया और क्रिएटिनिन वगैरह प्रेजेंट होती है। और डायलिसिस की बात अगर हम बात करें तो जो कंपोजिशन होती है वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है क्योंकि वो ऑब्जर्व करते हैं वेस्ट प्रोडक्ट्स को, ठीक है, पेशेंट की ब्लड से। तो जिसमें हमारे पास यूरिया और जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो एज वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, ज्यादा कंसंट्रेशन में होते हैं क्योंकि पेशेंट ब्लड से वो मूव होते हैं, रिमूव होते हैं। उसके बाद अगर हम देखें जो कंसंट्रेशन होती है इलेक्ट्रोलाइट्स की वो भी इंटरप्रेट होती है डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफिक पेशेंट नीड्स एंड कंपोजिशन, ठीक है। तो पेशेंट का जो ब्लड होता है उसके अकॉर्डिंगली जो इलेक्ट्रोलाइट्स और ग्लूकोज और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन भी क्या होती रहती है चेंज होती है या फिर अल्टर हो जाती है। नेक्स्ट अगर हम देखें हमारे पास अब सब्सटेंसेस शुड बी सेम इन द फ्लूइड एंड द ब्लड। तो अगर फ्लूइड और ब्लड में अगर देखें कौन सी जो हमारी चीजें हैं वो सेम रहती हैं, ठीक है। फ्लूइड जो डायलिसिस वाली बात हो गई और जो ब्लड में इलेक्ट्रोलाइट ग्लूकोज और जो ऑस्मोलैरिटी होती है वो क्या होती है तीनों चीजें सब्सटेंसेस फ्लूइड और ब्लड में सेम होती हैं। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन है व्हिच टाइप ऑफ सिम्बियोसिस एग्जिस्ट बिटवीन द लाइफ एंड ह्यूमन बीइंग। लाइफ एंड ह्यूमन बीइंग में किस तरह का जो पैरासिटिज्म का रिलेशन है वो किस एग्जांपल्स की बताएं। एग्जांपल अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास एक हेडलाइट्स होती है और दूसरी कौन होती है बॉडी लाइट। हेडलाइट्स हमारे पास ऐसे एक्टिव पैरासाइट्स हैं जो इन्फेक्ट करते हैं ह्यूमन स्टॉक को, ठीक है। जो होस्ट है किसी को भी उन्होंने इन्फेक्ट किया तो वहां उसको ब्लड में फीड करते हैं, यहीं पर दे देते हैं, ठीक है, डिस्कम्फर्ट से पास करते हैं। सेकंड अगर बॉडी लाइट्स की बात करें तो इन्फेक्ट करते हैं क्लॉथिंग और बेडिंग वगैरह को। जब भी वो ह्यूमन होस्ट के साथ कांटेक्ट में आते हैं तो फिर उनके ब्लड को क्या करते हैं वो फीड करते हैं या रिलाई करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास विजुअलाइज व्हाट वुड हैपन इफ देयर आर नो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द इकोसिस्टम। अगर हमारे पास नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं होगी इकोसिस्टम में तो जो नाइट्रोजन का साइकिल है वो क्या हो जाएगा इफेक्ट हो जाएगा और डिनाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस है वो भी नहीं हो सकेगा। तो अगर हम देखें तो इफेक्ट किस तरह से करेगा हमारे पास जो हमारे पास एक्शंस होगी तो एक तो हमारे पास नाइट्रोजन साइकिल जो है वो डिस्ट्रक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो प्लांट्स को कभी नहीं मिलेगी, ठीक है, और क्योंकि नाइट्रिफिकेशन के प्रोसेस में मिलती है। उसके बाद जो प्लांट की जो ग्रोथ है वो हिंडर से आएगी क्योंकि नाइट्रोजन डिफिशिएंसी हो जाएगी, नाइट्रोजन साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगा, इकोसिस्टम के अंदर जो प्रोडक्टिविटी और बायोडाइवर्सिटी है वो भी कर जाएगी, लॉस हो जाएगी। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट देखें तो वाटर पोल्यूशन और सॉइल इरोजन जैसे जो इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट्स हैं वो सॉइल पे हो जाएगी। ओवरऑल जो है इकोसिस्टम को ये क्या करेगा डिस्टर्ब करेगा। नेक्स्ट है हमारे विद नेचुरल प्रोसेसेस विल बी स्टॉप ग्रीन एंड फाइन बैक्टीरिया बिकम एक्सटिंक्ट।
तो हमारे पास अगर हम देखें तो कॉन्सिक्वेंसेस इसके बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इसमें मौजूद मेजर फंक्शन डीनाइट्रिफिकेशन का जो माइक्रोबियल सोर्स है वही नहीं होगा, ठीक है। नाइट्रेट और नाइट्राइट नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट नहीं होंगे। उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस देखें तो सॉइल के अंदर हमारे पास नाइट्रेट एक्युमुलेट करते जाएंगे, वाटर बॉडीज को अफेक्ट करेंगे, नाइट्रोजन पोल्यूशन हो जाएगी, एनवायरनमेंट के अंदर जो नाइट्रोजन है वो एक्सेस हो जाएगी, रेसिड्यू जो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन है, बायोडाइवर्सिटी की लॉस हो जाएगी। और जो प्लांट को मिल रही थी नाइट्रोजन वो नहीं मिलेगी, तो जैसे पता प्लांट की जो ग्रोथ है या उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो क्या करेगी, अफेक्ट करेगी। ओवरऑल जो अगर हम बात करें जो बैलेंस होता है नाइट्रोजन के इकोसिस्टम के वो अफेक्ट हो जाएगा। कीपिंग इन व्यू की वर्किंग ऑफ वैक्सीन हमारे हाउ डज कोरोना वैक्सीन प्रोड्यूस इम्यूनिटी ह्यूमन बॉडी। तो हमारे पास जो कोरोना वैक्सीन है उससे किस तरह से इम्यूनिटी प्रोड्यूस की, जब भी कोई वैक्सीन होती है जब आप प्रोवाइड करते हैं तो क्या करती है, एंटीजन की फॉर्म में बॉडी में जाती है, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करवाते हैं बॉडी से, और फिर वो जो बॉडी है वो किसी एंटीजन के खिलाफ जो होता है वो क्या करता है, एक सिस्टम कर देता है कि वो उसको जाके फाइट करे। कोरोना वैक्सीन की अगर हम बात करें तो उसने भी ऐसे ही वर्क किया, ठीक है। एंटीजन क्या आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम को बूस्ट किया, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस की, और इनमें फिर हम कहेंगे मेमोरी सेल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं इम्यून सिस्टम में। तो वो फिर जब भी कोई नेक्स्ट इन्फेक्शन होगा तो उसके क्या करेंगे, हमारी बॉडी की प्रोटेक्शन करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्डर जेनेसिस डिफरेंट इन मेल एंड फीमेल। जेनेसिस की बात करें तो वन इज प्रोड्यूसिंग द ओवन हमारे पास कम है, तो ठीक है। तो लोकेशन की अगर हम पहले बात करें तो स्पर्म है, जेनेसिस अगर मेल की बात करें वी अगर टेस्टिंग, उसके बाद टाइमिंग की बात करें तो स्टार्ट द प्यूबर्टी एंड कंटिन्यू थ्रू आउट द लाइफ। नंबर ऑफ गैमेट्स प्रोड्यूस अगर बात करें तो एक जो हमारे पास पेरेंट्स स्पर्मेटिसाइड होता है वो 4 फंक्शनल स्पर्म प्रोड्यूस करता है। साइज जो स्मॉल मोटाइल होते हैं। फीमेल की बात करें तो जो ओजेनेसिस का प्रोसेस वो ओवरीज में होता है। बिफोर बर्थ ये बिगिंस हो जाता है और प्रोफेज 1 में जाके जो प्यूबर्टी होगा रहता है हार्ड हो जाता है। उसकी प्रोडक्शन की बात करें तो 1 फंक्शनल एग प्रोड्यूस करती है विद द ईच प्राइमरी ओवसाइट, ठीक है। साइज अगर हम देखें तो larger होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं और उनके अंदर साइटोप्लाज्म और कुछ ऑर्गेनेल्स होती है जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास नेम द हार्मोन्स दैट प्रोड्यूस द पैंक्रियास राइट देयर रोल्स इन ह्यूमन बॉडी। तो पैंक्रियास की अगर हम बात करें तो इसमें जो इंपॉर्टेंट हमारे पास हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं उनमें हम पहले इंसुलिन को देखते हैं, ठीक है। इंसुलिन का जो लेवल है किस तरह से ये करती हैं, रेगुलेट करती हैं। बीटा सेल्स में पैंक्रियास के अंदर वो इंसुलिन की रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म उसको क्या करें, रेगुलेट करें, फैसिलिटेट करते हैं ग्लूकोज की अपटेक, ठीक है। फिर जो ग्लाइकोजन होता है लिवर के अंदर उसकी ब्रेकडाउन करते हैं, प्रमोट करते हैं कि जो एक्सेस जो है हमारे पास ग्लूकोज उसकी स्टोरेज कर उसको जो ग्लाइकोजन होता है जो एक्स्ट्रा प्रोड्यूस कर रहे होते हैं उसका ऑपोजिट इफेक्ट होता है, वो स्टिमुलेट कर देते हैं ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन को, ठीक है, ताकि जो ग्लूकोज है वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर रिलीज हो जाए और स्टिमुलेट करते हैं सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द नॉन कार्बोहाइड्रेट से, जिसमें हम ग्लूकोनियोजेनेसिस भी बोलते हैं। इससे क्या होता है कि जो आपका ब्लड शुगर लेवल है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, ठीक है, जब भी लो होता है। थर्ड जो हम देखेंगे वो हमारे पास स्टोमस स्टेक्टिन, ठीक है, जो डेल्टा सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। ये एज ए रेगुलेटर एक्ट करता है बिटवीन द इंसुलिन एंड ग्लूकागोन, दोनों का जो लेवल है उसको क्या करते हैं, मेंटेन करके रखता है। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ द यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन की अगर हम बात करें तो बाय से बॉडी द वाटर बिकम ओवरली इनरिच्ड विद न्यूट्रिएंट। जब भी कोई वाटर बॉडी जो है वो न्यूट्रिएंट से इनरिच्ड हो जाएगी तो वो किस तरह से स्टेप्स में कंटिन्यूसली ये जो स्टेप है यूट्रोफिकेशन का वो इन्वॉल्व होता है। सबसे पहले हमारा क्या है, न्यूट्रिएंट इनपुट। जैसी बात है जब भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो एक्सेस इन्वायरमेंट में होंगे तो वाटर बॉडी में वहाँ पे क्या हो जाएगा, एग्रीकल्चर है ना वो सीवेज डिस्चार्जेस हो जाएंगे। उसके बाद एल्बम वहाँ के जो ब्लूम्स है उसकी फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे। उसके बाद वहाँ पे जो जब ब्लूम्स एक अपनी सरफेस पे पहुँच जाएंगे, ग्रो कर जाएंगे, उसकी लाइट की पेनिट्रेशन है वो भी कम हो जाएगी, तो फिर क्या हो जाएगा, अंदर ऑक्सीजन लेवल भी कम हो जाएगा। तो उसके बाद जो है हमारे पास डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाती है जो न्यूट्रिएंट की डिप्लीशन या एनवायरमेंटल कंडीशंस की वजह से। नेक्स्ट है हमारे पास ऑक्सीजन डिप्लीशन। जब भी लाइट एनर्जी जाएगी ऑक्सीजन की डिप्लीशन हो जाएगी तो वहाँ के अंदर हाइपोथर्मिक या फिर नो ऑक्सीजन लॉसेस टू एडिशन और गैस प्रोड्यूस होगी, तो ओवरऑल जो अंदर मैरीन एनवायरनमेंट है उसको अफेक्ट करें, वहाँ की क्रिएचर्स हैं, इकोसिस्टम है उसको पूरा डिस्टर्ब कर दिया और एक डेथ जोन बना दिया, वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल नहीं है अब वहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं करेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास चलते चलते यूट्रोफिकेशन को जिस तरह आप इस तरह से पॉइंट्स में लिख सकते हो अच्छी तरीके से
एलिब्रेट कर सकते हैं।